हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्रीकल्चर विद शांतनु। आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक बार जोरों शोरों से एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है रेनफेड एग्रीकल्चर। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा हम डीप नहीं जाने वाले हैं, बट हम जितनी भी बेसिक चीजें हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में कि रेनफेड एग्रीकल्चर होता क्या है, टाइप्स ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे रेनफेड एग्रीकल्चर की। तो बेसिक इनपुट की हम बात करें तो वाटर बेसिक इनपुट की हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं कि हर एक प्लांट को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, बोलो भाई, राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब है, बट आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है ऐसा कुछ। ठीक है, तो बहुत आराम से इसको देखिए। पहला हम बात करते हैं वाटर से, स्टार्ट करते हैं कि हर प्लांट को वाटर की नीड होती है, सबको मालूम है। ठीक है, लेकिन पानी से अगर हम बात करें तो बेटा पानी को हम दो तरीके से दे सकते हैं किसी भी प्लांट को। या तो नेचुरली रेनफॉल हो जाए, या फिर भैया हम उसमें इरिगेशन कर दें। या तो हम प्लांट में इरिगेशन कर दें या फिर नेचुरल तरीके से क्या हो जाए, रेनफॉल हो जाए। तो क्रॉप्स दो कंडीशंस की होती हैं। एक जो कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है रेनफॉल पे, वो डिपेंड होती है कि भैया रेनफॉल आएगा तो वो उसके अकॉर्डिंग ही कल्टीवेट की जाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ काफी जगह के इलाके की बात करूँ, फॉरेस्ट इलाका है, कई जगह के ऐसे इलाके हैं, ठीक है, या काफी जगहों की बात करूँ तो वहां पे क्या है, रेनफॉल डिपेंडेंट प्लांट्स रहते हैं। वहां पे कोई ये तो है नहीं पानी जाके इरिगेट कर रहा है। ठीक है, इरिगेशन क्रॉप लाइक हम जो क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, लाइक अगर हम बात करें तो वेजिटेबल्स क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं जिनमें हम लोग इरिगेशन देते हैं, तो वो इरिगेशन के अंडर में आती है। इरिगेशन इज आर्टिफिशियल मेथड टू गिवन द वाटर। आप आर्टिफिशियल तरीके से पानी को देते हो, वो इरिगेशन कहलाता है, आपको पता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये एक आर्टिफिशियल फिनोमेना है पानी को देने का। ठीक है, पानी हम दोनों में दे रहे हैं, दोनों कंडीशन में पानी मिल रहा है, किसको, प्लांट को मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा जो टोटल इंडिया का नेट कल्टीवेटेड एरिया है वो कितना है। तो टोटल नेट कल्टीवेटेड एरिया हमारे यहाँ का है, टोटल बोल दो या नेट बोल दो, टोटल कल्टीवेटेड एरिया कितना है, 141 मिलियन हेक्टेयर। ये हमारे यहाँ का टोटल कल्टीवेटेड एरिया है कि इतने एरिया में जो है वो कल्टीवेशन किया जाता है क्रॉप का। ठीक है, उसमें से आपका 68 मिलियन हेक्टेयर जो कल्टीवेशन होता है क्रॉप का वो इरिगेशन के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है, इरिगेशन के थ्रू किया जाता है। जो 68 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड होता है दैट इज कल्टीवेटेड बाय द इरिगेशन मेथड। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेशियो की तो 52%, 100% में 52% एरिया जो है वो इरिगेशन के अंडर में आ जाता है। वो इरिगेशन के थ्रू क्या करते हैं, क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं। वहीं मैं बात करूं रेनफॉल की, तो रेनफॉल में क्या है, इसमें द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जब भी हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप करते हैं इस कंडीशन में कि जहां पर हम कोई भी इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल कंडीशन। ऐसी कंडीशन को हम रेनफेड कंडीशन कहते हैं। कौन सी कंडीशन कहते हैं, रेनफेड कंडीशन। कौन सी कंडीशन, और जो भी कंडीशंस, जितना भी द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, द एंटायर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप दैट कम अंडर द रेनफेड कंडीशन इज कंसिडर्ड टू बी रेनफेड एग्रीकल्चर। उसे ही हम क्या कहते हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर। बोलो मेरे भाई, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जिसको नहीं आ रही है वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, यहां मैं फिर से एक बार बता देता हूं, वाटर का मैंने दो तरीके में यहाँ पे डिवाइड किया, या तो रेनफॉल के थ्रू पानी मिलेगा या आपको इरिगेशन के थ्रू मिलेगा। हमारे इंडिया का टोटल नेट जो इरिगेटेड कल्टीवेटेड एरिया है दैट इज 141 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें 68 मिलियन हेक्टेयर है दैट्स कम्स अंडर द इरिगेशन। एंड इसमें क्या है, 52% में, अगर 100% में बात करो टोटल, तो 52% एरिया जो है वो इरिगेशन के थ्रू ही क्या है, इसमें कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप किया जाता है। ठीक है, रिमेनिंग क्या है, रेनफॉल आता है। उसके बाद में बात करूं तो रेनफॉल कंडीशन, जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं दी जाती, दैट आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में उस कंडीशन को हम रेनफेड कंडीशन कहते हैं। और वी कैन से द एंटायर एरिया व्हिच कम्स अंडर the cultivation of crop of the entire area which comes under the rain-fed condition is considered to be rain-fed agriculture। क्या इतना पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है? इतने में भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है।
कमेंट करके, क्योंकि अभी लाइव तो चल नहीं रहा है कि आप मुझसे डायरेक्ट बोल रहे हो, मैं मैसेज करके आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, बट फिर भी ठीक है, अगर किसी को नोट करना है इतनी सी चीज भी तो वो नोट कर सकता है। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अभी मुझे ख्याल से इसको मिटाने की जरूरत है। होप सबका नोट हो गया होगा। मैं इसको इरेज करता हूँ, अगर नहीं हुआ तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा राइटिंग का अगर आपको लगता है तो मैं राइटिंग भी ट्राई करता हूँ थोड़ा और इम्प्रूव कर पाऊँ, बट स्टिल इतना तो खैर नहीं है बुरी कि आपको समझ में भी ना आए हमारी राइटिंग। खैर जो भी है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे रेनफेड के बारे में पढ़ लिया, गॉट इट। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो रेनफेड एग्रीकल्चर को 3 चीजों में डिवाइड किया गया है, 3 कंडीशंस में डिवाइड किया है। पहला क्या है, क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर। हम यहाँ रेनफेड एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको हमने 3 चीजों में डिवाइड किया हुआ है। हमने क्या, मतलब जो डिवीजन है वही है क्लासिफिकेशन का, हम कौन होते हैं इसे डिवाइड करने वाले। खैर अभी तो इसको 3 में डिवाइड किया गया है, और इसको क्या गया है, पहला जो है वो है, बताइए, ड्राई फार्मिंग। ड्राई से समझ रहे होगे सूखा, ड्राइनेस, एरिड कंडीशन में आएंगी ऐसी कंडीशन, समझ रहे होगे। उसके बाद ड्राईलैंड फार्मिंग। 3 फार्मिंग में इसको डिवाइड किया गया है, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग में। यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर ये कहता है कि इसको 3 में डिवाइड किया है, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं कि करके इसका क्या है। कर लिया नोट, हो गया। ओके, तो ड्राई फार्मिंग क्या होता है, ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होता है, रेनफेड फार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम ड्राई फार्मिंग, क्योंकि ड्राई फार्मिंग बेसिकली होता क्या है। तो ड्राई फार्मिंग की बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन किसी भी एरिया में, ठीक है, जहां पर एनुअल रेनफॉल जो होता है वो लेस देन 700 mm होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एन एरिया वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 700 mm, लेस देन 700 mm इज नोन एज ड्राई फार्मिंग। मतलब ऐसा एरिया जहां पर एनुअल रेनफॉल जो पूरे साल का रेनफॉल है वो 700 लेस देन 700 mm होता है, उस कंडीशंस को वहां पर अगर क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है तो ऐसी जगहों को हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राई फार्मिंग कहते हैं। वहीं पर ड्राईलैंड फार्मिंग वो फार्मिंग होती है द कल्टीवेशन ऑफ अ क्रॉप इन एन एरिया वेयर द एनुअल रेनफॉल इज 700 mm टू 1150 mm, मतलब 700 से लेके 1150 mm तक जहां पर एनुअल रेनफॉल होता है उस कंडीशंस को हम ड्राईलैंड फार्मिंग कहते हैं। उस कंडीशंस में जब क्रॉप कल्टीवेट की जाती है उस कंडीशंस को हम ड्राईलैंड फार्मिंग कहते हैं। वहीं पर जहां मोर देन की बात करें, मोर देन 1150 mm की अगर हम बात करें तो मोर देन 1150 mm जहां पर एनुअल रेनफॉल रहता है, जहां पर पूरी द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप in an area where the annual rainfall is more than 1150 mm is considered to be rain-fed agriculture। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल मैंने बेसिक्स सा बताया है, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं बता दी इसमें कि आप लोग शॉक हो रहे हो सर आपने क्या बता दिया।
और स्टिल मैं फिर से आपको एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, दोबारा से सुनिएगा जिन्होंने इसको मिस करा है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एक एक करके देखिए तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, फिर से हम बात करें रेनफेड एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे हमने, इससे पहले आपको रेनफेड एग्रीकल्चर के बारे में कुछ चीजें बताई। उसके बाद हमसे क्लासिफिकेशन पे आ चुकी हैं, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर बताया, जिसको हमने तीन फार्मिंग में क्या करा है, डिवाइड किया है। पहला ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग वो होती है ऐसा एरिया, ठीक है, यहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप का, मतलब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज इन एन एरिया, ऐसे एरिया में जहां का एनुअल रेनफॉल 750 mm से कम होता है, उसे हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं। और ऐसा एरिया जहां पे हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप करते हैं और उसका एनुअल रेनफॉल 700 to 1150 mm होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, बताइए, ड्राई लैंड फार्मिंग। और जहां पर मोर देन 1150 mm रेनफॉल होता है, उसे हम एनुअल रेनफॉल होता है, वहां ऐसी कंडीशन को हम रेनफेड फार्मिंग कहते हैं। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा सा यहाँ पे एक हल्का सा स्लाइटली सा एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ 1100 नहीं होगा, यहाँ 700 नहीं होगा, 750 mm to 1150 mm है, थोड़ा 5 का कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, 0 ना होके 5 होगा, 750 mm से लेस जहां होती है, ऐसी कंडीशन को ड्राई फार्मिंग कहते हैं। और ड्राई लैंड फार्मिंग ऐसी कंडीशन कहते हैं जहां पर 750 से 1150 mm तक एनुअल रेनफॉल रहता है। और रेनफेड फार्मिंग उसे कहते हैं जहां मोर देन 1150 mm जो होता है एनुअल रेनफॉल रहता है। गॉट इट? अब इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं फिर से। ओके, गॉट इट? हो गया, नोट हो गया? अब हम इसके एक बार क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, एक बार हम इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं तीनों का। ठीक है, ग्रोइंग पीरियड्स क्या होते हैं, क्लाइमेट्स कौन से रिक्वायर्ड कांस्टेंट्स क्या है, ये सब एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ फिलहाल तो। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे ड्राई फार्मिंग की, फिर बात करेंगे ड्राई लैंड फार्मिंग की, देन रेनफेड फार्मिंग, उसके बाद हम बात करेंगे इसका डिफरेंस, हम बता रहे हैं किसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, किसका एनुअल रेनफॉल कितना रहता है और किसका कितना रहता है। इस टेबल को आप बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, पहले नोट करेंगे एनुअल रेनफॉल किसका कितना रहता है, देन ग्रोइंग पीरियड देखेंगे किसका कितना रहता है, ठीक है, ड्राई स्पेल, कॉमन देखेंगे किसमें कितना ड्राई स्पेल का कॉमन कितना रहता है, कितना कॉमन क्रॉप फेलियर होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्लाइमेट कंडीशंस देखेंगे, इसमें क्या क्लाइमेट कंडीशंस रहती हैं। उसके बाद एट द लास्ट हम देखेंगे कॉन्स्टेंट्स। एक मिनट, एक चीज हम मिस कर रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न हमारा मिस हो गया। ठीक है, इस क्रॉपिंग पैटर्न पूरा लिख दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज जाओगे, कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, पी फॉर पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे, फिर लास्ट में हम कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे। थोड़ा मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाता है, बट बहुत कुछ लिखाना है अभी। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, मैं इसमें एक और लाइन खींच रहा हूँ, उससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इस लाइन को बना दे रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो।
थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए कोई बात नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए। जहां भी समझ में ना आए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर किसी को चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट जेन्युइनली बंदा हो तभी। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं कि करके हम इसका डिफरेंस करते हैं, ठीक है। किसका ग्रोइंग पीरियड कितना रहता है, किसका कितना रहता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एनुअल रेनफॉल ड्राई फार्मिंग का हमने बात की थी, तो ड्राई फार्मिंग में एनुअल रेनफॉल कितना होता है, लेस देन 750 mm। ड्राई फार्मिंग में 750 से 1150 mm, और इसमें मोर देन 1150 mm। अगर हम बात करें ग्रोइंग पीरियड की, तो ग्रोइंग पीरियड ड्राई फार्मिंग में कितना होता है, वो होता है बताइए, लेस देन 75 to 120 days and the more than 120 days. This is the growing period of dry farming, dryland farming and rainfed farming. Okay, now we talk about the dry spell. Dry spell क्या होता है, ठीक है। ड्राई स्पेल होता है कि सूखा, मतलब कह सकते हो आपकी गैप्स बिटवीन द रेन्स, कि मतलब रेन नहीं हो रही है, ठीक है, ये गैप्स हो जा रहा है रेन के बीच में, तो उसे हम कंसीडर करते हैं ड्राई स्पेल। क्या करते हैं, ड्राई स्पेल, ठीक है, गॉट इट। और उसको हम कह सकते हैं रेनलेस डे, कि बारिश ही नहीं है, उसे हम रेनलेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो ड्राई स्पेल्स में आता है। तो क्रॉप फेलियर्स में नहीं, किसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो ड्राई फार्मिंग वेरी कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि बारिश ही नहीं होती है भाई, ड्राई एरिया है तो बारिश नहीं होगी। एरिड जोन है, एरिड रीजन है, क्लाइमेट कैसा है, एरिड है, तो वहां वेरी कॉमन है कि भाई क्रॉप नहीं उग पा रही है ना। इसमें भी बहुत कॉमन है, बट नॉट मोर देन ड्राई फार्मिंग, ठीक है, नॉट मोर देन, बट ड्राई फार्मिंग से ज्यादा कॉमन नहीं है। ड्राई फार्मिंग में तो बहुत ही कॉमन है क्रॉप फेलियर होना, इसमें लेस, जो बहुत कम है। क्लाइमेट की बात करें तो इसमें एरिड जोन होता है, जहां पे ड्राई फार्मिंग की जाती है मोस्टली, यहाँ पे सेमी एरिड कह सकते हैं हम। एंड इसमें अगर हम बात करें तो एरिड, सेमी एरिड और ह्यूमिड, जहां पे ह्यूमिडिटी रहती है। क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें, इसमें मोनोक्रॉपिंग करेंगे एंड मिक्स क्रॉपिंग करेंगे। सी लिख रहा हूं, सी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सी फॉर क्रॉपिंग, पी फॉर पैटर्न। क्या छोटे बच्चे हो एबीसीडी तरह मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं ना, बस वेरी गुड, मुझे पता है यार तुम लोग बहुत टैलेंटेड बनते हो। ओके, नाउ यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, देन अगेन इसमें मोनोक्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। लो भैया क्रॉपिंग पूरा लिख दे रहा हूं मैं। एंड द लास्ट वन इज, बताइए, डुअल क्रॉपिंग। कॉन्स्टेंट्स क्या है, किसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होगा, विंड इरोजन ज्यादा होगा भाई, एरिड जोन होगा तो इरोजन क्या होता है, इरोजन होता है द रिमूवल ऑफ द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड इरोजन। उसमें टाइप्स ऑफ इरोजन होते हैं, विंड इरोजन होता है इसमें विंड भी होगा क्योंकि इसमें एरिड भी है और क्या है, सेमी एरिड भी है, तो विंड एंड वाटर दोनों का इरोजन होगा। एंड द लास्ट वन इज आल्सो ओनली फॉर विंड इरोजन। ये कंप्लीट टेबल है जिसमें मैंने आपको तीनों का थोड़ा क्या पूरा ही डिफरेंस बताया है गाइस, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। कहीं पर कोई डाउट है, फिर से मैं बोल रहा हूं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और उसमें लास्ट में कमेंट्स में अपने अपने डाउट्स को भी उसमें मेंशन कीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप लोग नोट कीजिए जल्दी से इसको।
हो गया हो गया हो गया, इरेज करा जाए। चलिए नोट कर लीजिए, आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। रीजन ये है क्योंकि 20 मिनट की ऑलरेडी क्लास हो चुकी है। अभी स्टार्टिंग है तो मैं ज्यादा लंबी लंबी क्लासेस को खींचने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। एक टाइम जब आएगा जब आप लोग को सपोर्ट मिलेगा, आप लोग को चीजें पसंद आने लगेंगी, आप लोग को चीजें समझ में आने लगेंगी, तब मैं इस क्लासेस को थोड़ा और लंबा करूंगा, आधे घंटे 1 घंटे, ठीक है, एज पर द डिमांड, ठीक है, और चीजों को और डीपली पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और इसका सेकंड जो लेक्चर है, क्योंकि इसमें भी काफी चीजें रह गई हैं, हाँ तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक्स बता दिया है, लेकिन स्टिल बहुत सारे क्लासिफिकेशंस रह गए हैं, बट बहुत सारे हम बहुत जल्दी डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ जनरल आज हमने एक जनरल डिफरेंस पढ़ लिया कि रेन, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रेनफेड एग्रीकल्चर क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंस क्या क्या है, ग्रोइंग पीरियड किसका कितना है, क्रॉप फेलियर किसमें ज्यादा होता है, क्लाइमेट किसमें क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या फॉलो किया जाता है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली। उसके बाद अगर हम बात करें रेनफेड एग्रीकल्चर की बात, तो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए हम पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आईएमडी। आईएमडी ने भी कुछ क्लासिफिकेशन किया। अब आईएमडी क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। इसमें हम एक क्लासिफिकेशन ऑफ और पढ़ेंगे, UNESC, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन। इन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया है अकॉर्डिंग टू द रेनफेड एग्रीकल्चर। उन्होंने ये कहा है कि जो ड्राई फार्मिंग है उसमें क्या है, एनुअल रेनफॉल जो है वो लेस देन 800 बताया है, और रेनफेड का कितना बताया है, मोर देन 800, और ग्रोइंग पीरियड उन्होंने बताया है कि लेस देन 200, और रेनफेड का बताया है मोर देन 200। ऐसी क्लाइमेट उन्होंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे क्लाइमेट एरिड और सेमी एरिड में डिवाइड किया है। वहां पर उन्होंने क्या किया है कि ड्राई फार्मिंग में एरिड और सेमी एरिड दोनों कंबाइन कर दिया है, और यहाँ पर उन्होंने ह्यूमिड और सेमी ह्यूमिड दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो ये है UNESC का मतलब डाटा, ये नहीं, ये तो आपका जनरल डाटा है। UNESC ने भी अपना मतलब क्लासिफिकेशन दिया है, उसका डाटा अलग है, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मतलब एक IMD का डाटा और है, उसमें भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस कंडीशन में किस जोन को हम एरिड जोन कहेंगे, कि मतलब सपोज करो अगर लेस देन 500 mm रेनफॉल है जहां पर किसी भी कंडीशन में, तो उस जोन को हम एरिड जोन कहेंगे। कहीं पर मोर देन 500 है, 500 to 700 है, तो उस जोन को हम सेमी एरिड कंडीशंस कहेंगे। तो इस तरीके से भी हमने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल, हमने क्या किया है, एनुअल रेनफॉल या फिर रेनफॉल कंडीशन पे हमने जोन्स को डिवाइड किया है। तो हम जोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि एरिड जोन हम किस कंडीशन कहेंगे, सेमी एरिड किसे कहेंगे, ह्यूमिड किसे कहेंगे, सेमी ह्यूमिड किसे कहेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस भी हम सारी पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपका एनुअल रेनफॉल क्या होता है, ठीक है, डेली मीन रेनफॉल क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका कुछ से और एडवांटेज डिसएडवांटेज, काफी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास देखना ना भूले। नेक्स्ट क्लास जो है मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी नहीं आती है, वीक में हमारी 2 क्लासेस होती हैं। इससे पहले अभी एक क्लास हुई थी, वो हुई थी एनपीके की, मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स की, ठीक है, टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया था। उसका भी सेकंड लेक्चर बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। लेकिन उससे पहले फिर मैंने ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट इसलिए करा दिया क्योंकि एक अच्छा टॉपिक था, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो इसलिए बना दी है क्योंकि ये अच्छा है, और सेकंड लेक्चर इसका भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो वीक में 2 लेक्चर आते हैं। अगर आप लोग की डिमांड बढ़ती है और आप लोग किसी टॉपिक को पढ़ना है तो उसको आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं उस टॉपिक को भी देख लूंगा और स्पेशली आपके रिकमेंडेशन पे उसको भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। और फिलहाल इसको आप लोग रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, और किसी कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कमेंट्स में आप लोग मेंशन कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऐसे सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू।